हेलो मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी का स्वागत है। आप सभी का 24 फरवरी से बोर्ड का एग्ज़ाम प्रारंभ होने वाला है, जिसमें आप सभी का पहला पेपर हिंदी का है। ये हिंदी का वायरल पेपर है। इस पेपर का संपूर्ण हल आप जरूर कर लीजिएगा। इसी प्रकार से जितना भी सेट हिंदी का करवाएंगे, जितना भी पेपर आपको 2-3 दिन में करवा देंगे, सभी पेपरों को केवल हल करके भी बोर्ड के एग्ज़ाम में चले जाएंगे तो 70 नंबर के पेपर में आपको 100% की गारंटी देते हैं कि 60 नंबर कहीं नहीं गया लिखित में। सब क्वेश्चन आपको जितना भी पेपर कराएंगे इन्हीं पेपरों में से मिलने वाला है। तो आप एक सेकेंड के लिए भी वीडियो की स्किप मत किया कीजिए, सभी प्रश्नों को आप जरूर देखा कीजिए और देखने के बाद सभी प्रश्नों को आप सिर्फ तैयार कर लीजिए। इतना भी तैयार करके चले जाएंगे तो 70 में 60 नंबर आपको ऐसे मिल जाएगा और 30 नंबर आपको स्कूल से मिल जाएगा। तो टोटल 90 नंबर आप आसानी से पा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हिंदी का एकदम वायरल पेपर है, जो पेपर का सेट है डीजे। इसी प्रकार से आपके अनेक प्रकार के पेपर करा रहे हैं, सभी पेपरों को हल जरूर देखा कीजिए। देखिए यहाँ पे जो समय रहेगा 3 घंटा 15 मिनट का रहेगा, ये सभी आपको पता है। और जो पूर्णांक रहेगा टोटल 70 नंबर का रहता है। यहाँ पे कुछ सामान्य निर्देश दिए गए हैं। इन सामान्य निर्देश के बारे में हर पेपर में आपको बताएं, फिर भी पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लीजिएगा आप। ठीक है, यहाँ पे आपका समय नहीं गवाएंगे क्योंकि हर पेपर में एक ही निर्देश दिया गया है, जो हर बार आपको प्रत्येक पेपर में बता चुके हैं। चलिए सीधे प्रश्न पे चलते हैं और सभी प्रश्नों को यहाँ पे हल कराते हैं। सभी प्रश्नों को आप देख के एक बार जरूर सभी प्रश्नों को याद कर लीजिए। पहले बहुविकल्पी प्रश्नों को यहाँ पे देखेंगे। देखिए पहला प्रश्न आपका क्या है कि रस मीमांसा के लेखक है। देखिए आप जिस प्रश्न का आंसर आ रहा है और कमेंट बॉक्स में आप लिखते रहिए और आप वीडियो के लास्ट में ये जरूर बताइए कि आपका 20 बहुविकल्पी प्रश्नों में से कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं। ठीक है, देखिए रस मीमांसा के लेखक कौन है? तो रस मीमांसा के लेखक जो है रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। रस मीमांसा के लेखक रामचंद्र शुक्ल जी हैं। अगला प्रश्न देखिए आप। अगला प्रश्न आपका है कि तितली कृति विधा है। तो तितली कृति विधा कौन सी है? तो देखिए 2 ऑप्शन तो यहाँ दिया है, दो ऑप्शन अगले पेज पे है। चलिए अगले पेज पे चलते हैं। देखिए तितली जो कृति जो विधा है एक उपन्यास है। तो इस प्रश्न का सही जवाब सी वाला ऑप्शन आप याद रखिएगा। अगला है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लेखक हैं। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किसके लेखक हैं? तो गांधी जी की देन, इसके लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इस प्रश्न का सही जवाब ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए आपको कम से कम समय में सारे प्रश्नों को करा देंगे। अगला नंबर का प्रश्न है साहित्य और कला रचना है। तो साहित्य और कला किसकी रचना है ये बताना है। ठीक है, आप ऑप्शन को भी पढ़ सकते हैं। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, सुमित्रानंद पंत, भगवत शरण उपाध्याय, जयप्रकाश भारती। ठीक है, तो देखिए साहित्य और कला जो रचना है किसकी रचना है? तो भगवत शरण उपाध्याय की है। तो इस प्रश्न का सही जवाब सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही होगा। अगला प्रश्न देखिए शुक्लोत्तर युग के लेखक, यानी कि आपको यहाँ पे बताना है कि शुक्लोत्तर युग के लेखक इसमें से कौन से हैं। तो शुक्लोत्तर के युग के जो लेखक हैं चतुर्सेन शास्त्री जी हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि शुक्लोत्तर युग के लेखक कौन है? चतुर्सेन शास्त्री जी हैं। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने। अगला नंबर का प्रश्न है कि रीतिकालीन कवि किसे माना गया है? कि रीतिकालीन कवि कौन है इसमें से? तो ऑप्शन है केदार भट्ट, जायसी, पद्माकर, कृष्णदास। ठीक है, तो देखिए रीतिकालीन जो कवि है आपके पद्माकर जी हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आपका है कि छत्रसाल दशक के रचयिता है, ये ऑप्शन है। तो छत्रसाल जो दशक है इसके जो रचयिता है भूषण जी हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब बी वाला ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। अगला प्रश्न तार सप्तक के संपादक है। तो तार सप्तक के जो संपादक हैं सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञे जी हैं। तो इसको याद रखिएगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए सुमित्रानंद पंत की रचना है, यानी सुमित्रानंद पंत की इसमें से कौन सी रचना है? इस 4 ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और इसका आंसर आप बताइए। ठीक है, तो सुमित्रानंद पंत की जो रचना है युगवाणी, युगवाणी जो लिखा गया है सुमित्रानंद पंत के द्वारा लिखा गया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न ध्यान दीजिए। देखिए अगला प्रश्न आपका क्या है? स्मृति की रेखाएं साहित्य की विधा है। तो स्मृति की रेखाएं जो साहित्य
की विधा किसकी है? तो ये है एक प्रकार का संस्मरण है। तो इस प्रकार से इसका सही जवाब सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। स्मृति की रेखाएं साहित्य की कौन सी विधा है? तो संस्मरण है। ठीक है। अगला है कि करुण रस का अस्थाई भाव है। तो करुण रस का जो अस्थाई भाव होता है वो है आपका शोक। तो इस प्रश्न का सही जवाब डी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न, पीपर पाद सरिस मंडोला में अलंकार आपको बताना है कि पीपर पाद सरिस मंडोला में कौन सा अलंकार है। तो देखिए जहाँ पे सरिस शब्द आ जाता है, तो इस सरिस जब भी आएगा तो समझ लीजिएगा कि वहाँ पे उपमा अलंकार, कौन सा? उपमा अलंकार। ठीक है। तो इस प्रश्न का सही जवाब सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, उपमा अलंकार। अगला प्रश्न देखिए, अगला क्या है आपका कि सूनी केवट के बैन प्रेम लपेटे पटे बिसरे करुणा अयन चितई जानकी लखन तनु। उपयुक्त पंक्ति में आपको छंद बताना है कि इसमें छंद कौन सा है। इसमें जो छंद है आपका सोरठा है। तो इस प्रश्न का सही जवाब बी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपका है कि अनुचर शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो अनुचर में देखिए कौन सा उपसर्ग है। तो इसमें सही जवाब होगा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, अनु। अनु क्या है? इसमें उपसर्ग है। ठीक है। तो अनुचर शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? तो अनु है। 15वां नंबर का सवाल है आपका कि प्रत्येक के प्रकार बताना है कि प्रत्येक के कितने प्रकार हैं। तो देखिए ये इसका ऑप्शन है। तो प्रत्येक के कितने प्रकार है? तो 2 प्रकार होते हैं। तो प्रत्येक के कितने प्रकार है? 2 प्रकार। तो इसका सही जवाब ए वाला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, वेद पुराण में समास है। देखिए जब इस प्रकार से जब भी 2 शब्दों के बीच में हलंत आ जाएगा तो वहाँ पे हमेशा याद रखिएगा द्वंद्व समास। कौन सा? द्वंद्व समास है। कौन सा समास है? द्वंद्व। आप जरूर इसे याद रखिएगा। तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि वेद और पुराण में, जैसे वेद पुराण दे, सुख दुख दे, माता पिता दे, इस प्रकार से हलंत रहता है। तो वहाँ पे कौन सा समास होता है? हमेशा द्वंद्व समास होता है। अगला, प्रमोद शब्द का तत्सम रूप आपका बताना है कि जो प्रमोद होता है इसका तत्सम रूप क्या है। तत्सम मतलब होता है शुद्ध रूप, आपको बताना है। तो प्रमोद का क्या हो जाएगा? प्रमोद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रमोद। तो इस प्रश्न का सही जवाब सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए 18 नंबर का कि इत्यादि में संधि विच्छेद है। यानी कि इसमें आपको बताना है कि इत्यादि में कौन सा संधि विच्छेद है। देखिए इत्यादि में आधा त आ जाए, आधा य आ जाए, आधा ल आ जाए, आधा व, इस तरह आता है त या ल व, आधा र आता है। तो वहाँ पे हमेशा जो संधि होता है यड़ संधि होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। इत्यादि में कौन सी संधि है? यड़ संधि है। अगला देखिए प्रश्न आपका है कि फलेन शब्द का वचन बताना है और विभक्ति बताना है कि जो फलेन होता है इसमें कौन सा वचन है, कौन सी विभक्ति है। तो देखिए जो फलेन होता है इसमें एक वचन और तृतीय विभक्ति है। तो इस प्रश्न का सही जवाब डी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न, अपठतम धातु का वचन बताना है और साथ में पुरुष बताना है कि अपठम धातु का वचन और पुरुष क्या है। इसमें देखिए अपठम में म जब आता है तो वो एक वचन उत्तम पुरुष होता है। इस प्रश्न का सही जवाब डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आप कमेंट में लिखिए कि 20 बहुविकल्पी प्रश्नों में से कितने प्रश्न आपके सही हुए। ये देखिए खंड ब है जिसमें वर्णात्मक प्रश्न है सभी। यहाँ पर देखिए पहला सवाल आपका है, प्रत्येक प्रश्न आपका 6 नंबर का रहने वाला है। देखिए इसमें क्या होता है कि गद्यांश देता है, इस पर आधारित आपसे 3 प्रश्न पूछता है। प्रश्न कैसे पूछेगा? पहला, दूसरा, तीसरा, ये है आपका। इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछेगा। पाठ का नाम पूछेगा, लेखक का नाम पूछता है, कभी कभी यहाँ पे संदर्भ पूछता है, रेखांकित अंश की व्याख्या, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक क्या कहना चाहता है। टोटल 6 नंबर। देखिए कुछ ऐसे गद्यांश होते हैं जो आप पढ़ेंगे तो उसी से उसका क्या मिल जाता है? पाठ का नाम मिल जाता है। जैसे मित्रता, जिसमें आपको मित्रता शब्द मिलेगा, जिस गद्यांश में मित्रता, तो समझिएगा मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। तो इसके मित्रता पाठ का नाम पता चल गया, मित्रता। और लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तो लेखक का नाम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल और मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। तो कुछ ऐसे शब्दों को आप ढूंढ के आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। जैसे पहले का गद्यांश आपको बता दिए, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका आंसर निकाल सकते हैं। अथवा में देखिए चाहे इस प्रश्न को कीजिएगा चाहे इसको, तो इसका आंसर निकालिए तो इसको छोड़ दीजिएगा, ठीक है। लेकिन देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं इस प्रश्न को। देखिए वही गद्यांश इसमें भी आपसे इसी प्रकार से प्रश्न पूछता है, तो दोनों में से कोई एक ही करना रहता है। चलिए अगले प्रश्न पे देखिए। अगला क्या है? आपको पद्यांश देता है,
इसमें भी 3 प्रश्नों का उत्तर पूछता है और ये 6 नंबर का आता है। देखिए इसमें भी आप ट्रिक लगा सकते हैं। कौन सा ट्रिक लगाएंगे कि जैसे आप यहाँ से यहाँ तक जब ध्यान से पढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा सूर, और जब सूर शब्द मिलेगा तो इससे क्या याद रखेंगे, सूरदास। सूर से सूरदास याद रखिएगा। साथ में पाठ का नाम क्या हो जाएगा, सूर सागर। सूर सागर, ठीक है। तो इससे आपको 2 चीज़ मिल जाएगा। तो संदर्भ तो लिख ही लेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक सूर सागर नामक पाठ से दिया गया है, जिसके रचयिता सूरदास जी हैं। समझ में आ गया ना। तो इसको लिख सकते हैं, फिर हिंदी में व्याख्या आप कर ही लेंगे, ठीक है। नहीं कर पाएंगे तो हिंदी में पास होने का ट्रिक बनाए हैं, आप उसको जाके देख सकते हैं कि बिना पढ़े भी आप हिंदी में कैसे पास हो सकते हैं, गद्यांश कैसे उसका हिंदी में व्याख्या कर सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार अथवा है, इस प्रश्न को आप देख सकते हैं। तो दोनों में से एक ही प्रश्न करना था, तो एक प्रश्न में आपको ट्रिक जब मिल गया तो दूसरे प्रश्न को आप छोड़ सकते हैं। देखिए वही प्रश्न है जिसमें आपको संदर्भ पूछता है, रेखांकित अंश की व्याख्या पूछता है, ये प्रश्न पूछता है। सभी प्रश्नों को आप पढ़ सकते हैं। चलिए अगला नंबर का प्रश्न है, 5 नंबर का पूछेगा। क्या है कि दिए गए संस्कृत गद्यांश का संदर्भ लिखना रहेगा और हिंदी में अनुवाद करना आपको रहेगा। इसमें भी देखिए ट्रिक बहुत अच्छा लगेगा आपका। क्या है, जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़ेंगे, आप पढ़ लीजिएगा। आपको पढ़ना है तो पढ़ लीजिए। यहाँ भी देखिए आप ट्रिक बताते हैं। जहाँ पे जिस गद्यांश में आपको वाराणसी शब्द मिलेगा तो उस वाराणसी से आप याद रखिएगा कि वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है, ठीक है। संदर्भ तो आप तो अभी आपको बताएं। प्रस्तुत गद्यांश, देखिए गद्य रहेगा तो बोलेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है, ठीक है। बस इतना ही आपको लिखना है, फिर इसका हिंदी में आपको अनुवाद कर देना रहेगा। इसमें भी आपको 2 देता है, तो दोनों में से जैसे हमारे ये बता दिए तो इसको आप छोड़ सकते हैं। तो दोनों में से कोई एक ही करना है, देखना चाहते हैं देख सकते हैं इसको, ठीक है। तैयार कर लीजिएगा। अगला देखिए 4था नंबर का प्रश्न क्या है, 5 नंबर का आपसे पूछेगा। दिए गए संस्कृत पद्यांश का संदर्भ लिखना है और हिंदी में आपको क्या करना है, अनुवाद करना है, ठीक है। ये आपके सामने है। दोनों में से देखिए कौन सा ट्रिक लगाएंगे। ट्रिक बहुत ज़बरदस्त आपको बताना है। ट्रिक देख लीजिए। यहाँ पे आपको जिस वाक्य में आपको किस्मित मिल जाए, किस्मित, तो यहाँ पे हमेशा याद रखिएगा जीवन सूत्राणी नामक पाठ है। कौन सा, जीवन सूत्राणी नामक पाठ से लिया गया है। जीवन सूत्राणी नामक पाठ से लिया गया है। इसका भी संदर्भ लिखना रहेगा। तो कैसे लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश, देखिए यहाँ पद रहेगा तो पद बोलेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक जीवन सूत्राणी नामक पाठ से लिया गया है, फिर इसका हिंदी में आपने अनुवाद कर दीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह आप कुछ ट्रिक लगा के भी आप गद्यांश पद्यांश का आंसर निकाल सकते हैं। अब देखिए आपके सामने अगला नंबर का प्रश्न है जो 3 नंबर का आपके बोर्ड के एग्जाम में आएगा। अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। देखिए ये प्रश्न आपका रहता है, इसमें कौन सा खंड काव्य आपके स्कूल में पढ़ाया गया होगा, वो खंड काव्य आप जानते होंगे। नहीं जानते होंगे तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। जिस जिला के आप हैं आप कमेंट में कर दीजिए, तो हम उसका आंसर आपको बता देंगे कि आपको कौन सा खंड काव्य करना है। लेकिन आपको जिला का नाम लिखना पड़ेगा कि इस जिला के हैं हम, ठीक है। लिख देंगे तो आपको जरूर आपको बता दिया जाएगा। देखिए इसी प्रकार से बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं। आपके जिला में जो खंड काव्य पढ़ाया जाता है वही खंड काव्य करना है और सारे प्रश्नों को यहाँ पे आपको छोड़ देना है। यदि आप इसका जानना चाहते हैं कौन सा खंड काव्य आपको करना है तो कमेंट बॉक्स में अपना जिला जरूर लिखिएगा, हम तुरंत उसका आंसर आपको रिप्लाई करेंगे, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न कैसे पूछेगा आपसे, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए तथा उनकी किसी एक रचना का उल्लेख कीजिए। जैसे जयशंकर प्रसाद की याद कर लीजिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भगवत शरण उपाध्याय। इसी में से आपके बोर्ड के एग्जाम में एक जीवन परिचय देगा। तीनों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखना है आपको। जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये सब जीवन परिचय बता दिया गया है और ट्रिक के माध्यम से भी बता दिया गया है कि नहीं आपको याद है तो कैसे आपको बोर्ड के एग्जाम में करना है। इन सभी को लेखकों को देख लीजिए, सभी लेखकों का जीवन परिचय आप याद रखिएगा। निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय दीजिए, उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। यहाँ पे 3 दिया है, तीनों में से कोई एक ही आपके बोर्ड के एग्जाम में करना रहता है। तीनों जिस तुलसीदास का जीवन परिचय आपको कराया गया है, अभी तक नहीं याद है तो जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये तो आपको समझ में आ गया। अगला प्रश्न देखिए, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, 2 नंबर का। तो श्लोक तो एकदम याद रख लीजिएगा आप, जैसे सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे निरामया इस करके है ना, तो इसको जरूर आप याद रखिएगा। यही बोर्ड के एग्जाम में लिख के चले आइएगा। अब देखिए आपके सामने 8वां नंबर का प्रश्न क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। 4 नंबर का प्रश्न रहेगा। ये आपको इस तरह 4 प्रश्न देगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। इन चारों में से केवल 2 का ही उत्तर आपको संस्कृत में देना रहता है।
जैसे देखिए, श्वेत केतु कस्य पुत्र आसीत, यानी श्वेत किसका पुत्र था, तो आप लिख सकते हैं श्वेत केतु अरुणे पुत्र आसीत। क्या लिखेंगे, अरुण। श्वेत किसका पुत्र था, श्वेत केतु अरुण पुत्र आसीत। इस तरह आपको संस्कृत में उत्तर देना रहेगा। इसी तरह इस सभी प्रश्नों को आप देख लीजिए, नोट करके सभी प्रश्नों को आप तैयार एक बार कर लीजिएगा, ठीक है। आपके बोर्ड के एग्जाम में टोटल 4 नंबर इस पर मिलने वाला है। आपका लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध आपको लिखना है। टोटल 9 नंबर का ये रहता है, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5, इन पाँचों में से किसी एक पर ही आपको क्या करना है, निबंध लिखना है। तो देखिए आपको पर्यावरण प्रदूषण, जनसंख्या वृद्धि की समस्या और समाधान पर निबंध करवाए हैं। अभी तक नहीं देखें उस वीडियो को तो जाके आप देख सकते हैं। तो इसमें से किसी एक पर ही निबंध लिखेंगे, जिस पे आपको कभी कभी पेपर में 7 नंबर का आता है ये क्वेश्चन, कभी कभी ये 9 नंबर का आता है। तो आप इसको ज़रूर अच्छे से तैयारी कर लीजिए। तो ये संपूर्ण पेपर था। देखिए आपको वीडियो के लास्ट में एक चीज़ बताना चाहते हैं कि अभी हिंदी आप कुछ नहीं पढ़े हैं, ठीक है, फिर भी आप आसानी से हिंदी में पास हो सकते हैं। इस पे आपको एक वीडियो बना दिया गया है, उसमें आपको बेहद अच्छे तरीक़ा से समझाया गया है, जिससे आप एक बार सिर्फ देख लेंगे ना, तो उसको देखने के बाद आप प्रश्नों को बोर्ड के एग्ज़ाम में लिखने का तरीका जान जाएगा, जिससे आप बोर्ड के एग्ज़ाम बहुत आसानी से बिना पढ़े भी आप हिंदी में अच्छा नंबर पा सकते हैं, ठीक है। तो उस वीडियो को आप जाके जरूर देखिएगा। तो वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें।